हेलो फ्रेंड्स। आज हम वेरी इंपॉर्टेंट टॉपिक के साथ डिस्कस करने जा रहे हैं जिसका नाम है डायबिटीज़ मेलाइटस। ऐसी कौन सी भी एग्ज़ाम नहीं है जिसमें इस टॉपिक से क्वेश्चन नहीं आएंगे। ये बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है फ्रॉम द एग्ज़ाम पॉइंट ऑफ व्यू। ये एंडोक्राइन सिस्टम का टॉपिक है जिससे 100% क्वेश्चन आएगा ही आएगा। सो स्टार्ट करते हैं हमारे फर्स्ट क्वेश्चन के साथ। ओके, हमारा फर्स्ट क्वेश्चन है renal threshold of the glucose is ऑप्शन ए 180 mg per dl, ऑप्शन बी 140 mg per dl, ऑप्शन सी 160 mg per dl एंड ऑप्शन डी 150 mg per dl। ओके, तो क्वेश्चन रीड करने से पहले हम ये जान लेते हैं कि रेनल थ्रेशोल्ड का मतलब क्या होता है। ओके, रेनल थ्रेशोल्ड मतलब ये ऐसी अमाउंट होती है जिसमें जो ग्लूकोज का जो एब्जॉर्प्शन है वो किडनी करती है। मतलब द मिनिमम वैल्यू ऑफ द ग्लूकोज विच इज़ एब्जॉर्ब बाय द किडनी। ओके, मतलब ये क्या होता है, तो जो इसका आंसर है वो 180 mg पर डी है। ओके, मतलब जो 180 mg पर डी ग्लूकोज है, जब ब्लड आता है किडनी में फिल्ट्रेशन के लिए, तब किडनी 180 अमाउंट ऑफ ग्लूकोज को रीएब्जॉर्ब कर सकती है। ओके, सो मतलब अगर ब्लड ग्लूकोज लेवल ये 180 के अबव हो गई तो जो एक्स्ट्रा ग्लूकोज है, जो 180 mg पर डीएल तक जो ग्लूकोज होता है वो किडनी रीएब्जॉर्ब करती है, और जो 180 के अबव जो ग्लूकोज होगा वो किडनी एक्सक्रीट कर देती है थ्रू द यूरिन। ओके, सो द रेनल थ्रेशोल्ड ऑफ द ग्लूकोज इज 180 mg पर डीएल। इसका आंसर है ऑप्शन ए, दैट इज 180 mg पर डीएल। मतलब अगर पेशेंट की ब्लड ग्लूकोज लेवल अबोव 180 mg पर डीएल होगी तो जो वो ग्लूकोज है वो यूरिन के थ्रू एक्सक्रीट हो जाएगा, जिसे हम पॉलीयूरिया कहते हैं। अंडरस्टैंड? सो दिस इज द फर्स्ट एमसीक्यू। ओके, द आंसर इज द ऑप्शन ए। नेक्स्ट इज the site of insulin injection is rotated in the patient with diabetes. So what is the minimum distance in between the two sites? So ये क्वेश्चन ऐसा बता रहा है कि साइट ऑफ इंसुलिन इंजेक्शन जो है वो हम रोटेट करते हैं डायबिटीज़ पेशेंट में। सो जो साइट जो है वो जो रोटेट करते हैं उन दोनों का जो डिस्टेंस है वो कितना होता है। ओके, जो डायबिटिक पेशेंट होते हैं वो जो क्रोनिक डायबिटीज़ वाले पेशेंट, उनको जो वो इंसुलिन थेरेपी पे होते हैं। ओके, सो इंसुलिन थेरेपी में हमें उन्हें हर रोज़ इंसुलिन का इंजेक्शन देना पड़ता है। तो एक ही साइड पे अगर इंजेक्शन दिया तो वो पेशेंट को इंजरी हो सकती है और लिपोडिस्ट्रोफी हो सकती है। इसकी वजह से हम वो जो साइट है वो रोटेट करते हैं। ओके, एक ही साइड पे इंजेक्शन नहीं देते। द बेस्ट साइट फॉर द इंसुलिन इंजेक्शन है ना, वो एब्डोमेन को माना जाता है। ओके, जो एब्डोमेन होता है बिलो द अम्बिलिकस, उसे बेस्ट साइट कहा जाता है। तो हमें क्या करना पड़ता है, इंसुलिन इंजेक्शन देने के समय हमें वो साइट है वो रोटेट करनी पड़ती है। बिकॉज क्या होता है, अगर हमने एक ही साइट पे इंजेक्शन दिया तो क्या हो जाएगा, वो इंसुलिन जो है ये एक प्रकार का हार्मोन ही है। ये इंसुलिन क्या करेगा कि वहाँ प्रोटीन रहेगा, कार्बोहाइड्रेट रहेगा और फैट रहेगा उस एरिया में जिस साइड पे हम इंजेक्शन देंगे। वहाँ जो प्रोटीन कार्बोहाइड्रेट फैट्स रहेंगे, वहाँ क्या हो जाएगा कि वो जो इंसुलिन है उसका मेटाबॉलिज्म कर देगा। उसका मेटाबॉलिज्म होने की वजह से वहाँ एक गड्ढा पड़ जाएगा। उस गड्ढे को हम कहते हैं लिपोडिस्ट्रॉफी। गड्ढा क्यों पड़ेगा, क्योंकि वहाँ मसल डिस्ट्रॉफी होगी। क्योंकि हम वहाँ इंसुलिन इंजेक्ट कर रहे हैं, वो इंसुलिन क्या करेगा, वो कार्बोहाइड्रेट्स प्रोटीन्स एंड फैट्स का मेटाबॉलिज्म करेगा। उसकी वजह से वहाँ के जो उस एरिया के जो मसल्स है वो डिस्ट्रोफाइड हो जाएंगे। उस टर्म को हम कहते हैं मसल डिस्ट्रॉफी, जो क्रोनिक इंसुलिन थेरेपी के जो पेशेंट्स होते हैं उनमें वो देखा जाता है। तो ये प्रिवेंट, जो लिपोडिस्ट्रॉफी है वो प्रिवेंट करने के लिए हम क्या करेंगे, हम जो इंजेक्शन साइट है वो रोटेट करेंगे अबाउट द 2.5 सेंटीमीटर। ओके, 4 इंच तो इसका आंसर नहीं है, 2 इंच भी नहीं हो सकता, 4.5 सेंटीमीटर भी बहुत हो जाएगा। तो जो 2 इंजेक्शन साइट्स है उसका जो डिस्टेंस है वो होगा 2.5 सेंटीमीटर। सो इस क्वेश्चन का आंसर जाएगा ऑप्शन बी। ओके, अंडरस्टैंड? सो नेक्स्ट क्वेश्चन इज
The diabetes mellitus is the main metabolic disorder of. So डायबिटीज़ में पहले मैं आपको समझाता हूँ कि डायबिटीज़ मेलाइटस क्या होता है. डायबिटीज़ मेलाइटस ये देयर आर टू टाइप ऑफ द डायबिटीज़ मेलाइटस. ओके, टाइप फर्स्ट डायबिटीज़ मेलाइटस एंड टाइप सेकंड डायबिटीज़ मेलाइटस. टाइप फर्स्ट को कहा जाता है इंसुलिन डिपेंडेंट डायबिटीज़ मेलाइटस एंड टाइप सेकंड को कहा जाता है नॉन इंसुलिन डिपेंडेंट डायबिटीज़ मेलाइटस. ओके, तो अब हम नॉन इंसुलिन डिपेंडेंट मतलब टाइप टू डायबिटीज़ मेलाइटस की बात करेंगे. अंडरस्टैंड. सो नॉन इंसुलिन डिपेंडेंट मतलब टाइप टू डायबिटीज़ मेलाइटस क्या होता है. यहाँ पार्शियल डेफिशिएंसी ऑफ द इंसुलिन रहती है. मतलब ऐसा समझ लो कि 50% इंसुलिन बॉडी में बनेगा और 50% नहीं बनेगा, क्योंकि यहाँ पार्शियल डेफिशिएंसी होती है इंसुलिन की. और जो वो 50% इंसुलिन बनेगा, अब वो क्या करेगा, वो पहले फैट को मेटाबोलाइज करेगा, प्रोटीन को मेटाबोलाइज करेगा, पर इतना इंसुलिन नहीं बनेगा कि वो कार्बोहाइड्रेट को भी मेटाबोलाइज कर सके. ओके, मतलब कुछ ही हाफ अमाउंट में इंसुलिन बनता है. हमारे बॉडी में जो मेटाबॉलिज्म होता है वो फर्स्ट मेटाबॉलिज्म होता है फैट का, सेकंड होता है प्रोटीन का और थर्ड होता है कार्बोहाइड्रेट्स का. ओके, टाइप टू डायबिटीज़ मेलाइटस में एक अप्रोप्रिएट अमाउंट ऑफ द इंसुलिन बनता है. मतलब डिफिशियंसी ऑफ इंसुलिन होती है. इतना इंसुलिन बनता है कि जो फैट को और प्रोटीन को मेटाबोलाइज कर सके, बट इतना नहीं बनता कि वो कार्बोहाइड्रेट्स को मेटाबोलाइज कर सके. इसकी वजह से जो ग्लूकोज ब्लड ग्लूकोज कार्बोहाइड्रेट्स मेटाबोलाइज नहीं होंगे. इसकी वजह से जो ब्लड ग्लूकोज लेवल है वो राइज हो जाएगा और पेशेंट को हाइपरग्लाइसेमिया हो जाएगा और पेशेंट को वैसे ही डायबिटीज़ मेलाइटस हो जाएगा. तो जो ये मेन मेटाबॉलिक डिसऑर्डर है वो है कार्बोहाइड्रेट्स की. अंडरस्टैंड. फैट और प्रोटीन ये मेटाबोलाइज हो जाते हैं, बट कार्बोहाइड्रेट इतना इंसुलिन नहीं होता, इतना पर्याप्त इंसुलिन उसके पास हमारी बॉडी के पास नहीं होता जो कार्बोहाइड्रेट्स को मेटाबोलाइज कर सके. सो द डायबिटीज मेलाइटस इज द मेन मेटाबॉलिक डिसऑर्डर ऑफ द कार्बोहाइड्रेट्स. इसका ऑप्शन ए जाएगा, दैट इज द कार्बोहाइड्रेट्स. लेट्स लर्न द नेक्स्ट एमसीक्यू. The most common cause of type 2 diabetes mellitus is option A hereditary, option B insulin resistance, option C obesity and option D autoimmune. ओके, सो इसका आंसर जाएगा, जो मोस्ट कॉमन कॉज होता है टाइप 2 डायबिटीज़ मेलाइटस का वो होता है हेरिडिटरी. ओके, 90% केसेस होते हैं जो हेरिडिटरी होते हैं. बिकॉज क्या होता है, फैमिली हिस्ट्री ऑफ डायबिटीज़ मेलाइटस होगी तो अगर सिंगल पेरेंट अफेक्टेड विद डायबिटीज़ मेलाइटस होगा तो 15 to 30% चांसेस रहते हैं कि वो उसके ऑफस्प्रिंग्स को हो. ओके, अगर बोथ द पेरेंट्स फादर एंड मदर बोथ आर अफेक्टेड विद द डायबिटीज़ देन देयर आर द 50% प्रोबेबिलिटी, 30 to 50% प्रोबेबिलिटी कि ये ट्रांसमिट हो जाए उनके ऑफस्प्रिंग्स में. ओके, तो जो मोस्ट कॉमन कॉज होता है डायबिटीज़ मेलाइटस का, टाइप 2 डायबिटीज़ मेलाइटस का, वो होता है हेरिडिटरी. ओके, एंड सेकंड ऑप्शन देखा जाए तो इंसुलिन रेजिस्टेंस. ओके, मतलब फर्स्ट मोस्ट कॉमन कॉज ऑफ डायबिटीज़ मेलाइटस होता है हेरिडिटरी एंड द सेकंड मोस्ट कॉमन कॉज वो होता है इंसुलिन रेजिस्टेंस. देन थर्ड इज ओबेसिटी एंड ऑटोइम्यून. ये ऑप्शन नहीं हो सकते. अगर पूछा जाए द मोस्ट कॉमन रिस्क फैक्टर फॉर दी डायबिटीज़ मेलाइटस तो ओबेसिटी आंसर जा सकता है, क्योंकि जब हम ओबेसिटी पेशेंट देखते हैं तो डायबिटीज़ होता ही है. इसीलिए वेट को मेंटेन करना बहुत ज़रूरी है, क्योंकि ओबेसिटी आई मतलब डायबिटीज़ हो गया. ओके, एंड डी ऑप्शन इज ऑटोइम्यून. ऑटोइम्यून जो है ये कॉज मोस्ट कॉमन है किसमें, टाइप फर्स्ट डायबिटीज़ मेलाइटस. जो टाइप फर्स्ट डायबिटीज़ मेलाइटस है उसमें क्या होता है, कंप्लीट डिफिशियंसी ऑफ इंसुलिन हो जाती है. एज हमने देखा पहले क्वेश्चन में, उसमें टाइप 2 डायबिटीज़ मेलाइटस में पार्शियल डेफिशिएंसी हो जाती है और जो टाइप फर्स्ट होता है उसमें कंप्लीट डेफिशिएंसी ऑफ द इंसुलिन हो जाती है. सो बॉडी क्या रहती है, कंप्लीटली डिपेंड रहती है एक्सोजीनियस इंसुलिन. मतलब बॉडी को मैनेज करना पड़ता है, बाहर से इंसुलिन दे के पूरा मैनेज करते हैं. इसका जो कॉमन कॉज है वो है ऑटोइम्यून डिसऑर्डर्स, क्यों ऑटोइम्यून जो कॉज है वो है 90% ये कॉज है उसका. ओके, अंडरस्टैंड. द आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन इज द हेरिडिटरी. ओके, सो नेक्स्ट क्वेश्चन इज इन डाइट ऑफ द डायबिटिक पेशेंट द रिकमेंडेड carbohydrate intake should be in the form of.
अब अगर हमें कुछ हमारा जो डायबिटिक पेशेंट है उसे डाइट देना है, तो जो उसका रिकमेंडेड कार्बोहाइड्रेट इंटेक वो क्या होगा? ओके, ये पूछा है इस क्वेश्चन में। तो ऑप्शन ए है मोनोसैकेराइड्स, ऑप्शन बी है पॉलीसैकेराइड, ऑप्शन सी है डाइसैकेराइड्स एंड ऑप्शन डी है ऑल ऑफ दिस। तो इसका आंसर जाए मोनोसैकेराइड्स। अब हम देखते हैं, थोड़ा थियोरी देख लेते हैं इस क्वेश्चन की। जो कार्बोहाइड्रेट्स होते हैं वो थ्री फॉर्म्स में मिलते हैं, जैसे कि मोनोसैकेराइड्स, डाइसैकेराइड्स एंड पॉलीसैकेराइड्स। जो मोनोसैकेराइड्स होता है, डाइसैकेराइड्स होता है, ये सिंपल शुगर कहा जाता है। ओके, ये सिंपल शुगर मॉलिक्यूल्स होते हैं। बट जो पॉलीसैकेराइड जो होते हैं वो कॉम्प्लेक्स शुगर मॉलिक्यूल होते हैं। ओके, तो जो मोनोसैकेराइड्स एंड डाइसैकेराइड्स होते हैं उनमें क्या होता है, जो इनका ग्लाइसेमिक जो इंडेक्स होता है वो वेरी हाई रहता है। किसका? मोनोसैकेराइड्स और डाइसैकेराइड्स का ग्लाइसेमिक इंडेक्स वेरी हाई रहता है। और जो पॉलीसैकेराइड्स होता है उनका जो ग्लाइसेमिक इंडेक्स होता है वो वेरी लो रहता है। ओके, इसकी वजह से इन द डायबिटिक पेशेंट वी ऑलवेज एंड ऑलवेज रिकमेंड द पॉलीसैकेराइड्स। ओके, बिकॉज इट हैज़ द लो ग्लाइसेमिक इंडेक्स। मोनोसैकेराइड्स और डायसैकेराइड्स कम देते हैं बिकॉज इनमें बहुत हाई ग्लाइसेमिक इंडेक्स रहता है। ओके, जो पॉलीसैकेराइड्स है उससे शुगर कम बढ़ती है, इसके लिए हम प्रेफर करेंगे कि जो डायबिटिक पेशेंट है वो पॉलीसैकेराइड युक्त खाना खाए। अंडरस्टैंड? सो नेक्स्ट MCQ, while teaching an insulin dependent adolescent client about the dietary management, the nurse should instruct the client to। क्वेश्चन में पूछा गया है कि जब हम टीच करते हैं जो पेशेंट है उसको क्या है, वो डिपेंडेंट है, इंसुलिन डिपेंडेंट एडोलेसेंट पेशेंट है। ओके, सो उसकी डाइटरी मैनेजमेंट में हम उसको क्या इंस्ट्रक्ट करेंगे एज ए नर्सिंग ऑफिसर, एज ए नर्स हम उसको क्या एडवाइस देंगे? ओके, ये इस क्वेश्चन में पूछा है। ऑप्शन ए है ईट ऑल द फूड विच मेड एट होम, ऑप्शन बी eat food which is completely lack of which has the completely lack of glucose, option C always carry concentrated form of the glucose, and option D none of these। इंसुलिन डिपेंडेंट एडोलेसेंट क्लाइंट है, एज अ नर्सिंग ऑफिसर डाइटरी मैनेजमेंट में हम उसको क्या एडवाइस देंगे? ईट ऑल फूड विच मेड एट होम, ये नहीं हो सकता क्योंकि ऑल फूड जब पेशेंट ईट करेगा तो उसकी शुगर बढ़ सकती है। ओके, तो ये ऑप्शन नहीं आएगा। ऑप्शन बी ईट फूड विच इज़ अ कम्प्लीटली लैक ऑफ ग्लूकोज, ये आ सकता है। पहले हम नीचे वाले ऑप्शन देखते हैं, फिर हम आंसर डिसाइड करेंगे। ओके, ईट फूड विच इज़ कम्प्लीटली लैक ऑफ ग्लूकोज, हाँ ये हो सकता है। ऑलवेज कैरी कॉन्सेंट्रेटेड फ्रॉम ऑफ, नहीं सॉरी जो बी ऑप्शन है ये भी मुझे गलत लग रहा है। ऑप्शन सी ऑलवेज कैरी कॉन्सेंट्रेटेड फॉर्म ऑफ ग्लूकोज, हाँ ये हो सकता है। नन ऑफ दिस, तो मुझे लगता है इसका ऑप्शन जाएगा सी, ऑलवेज कैरी कॉन्सेंट्रेटेड फॉर्म ऑफ ग्लूकोज। क्योंकि जो पेशेंट होते हैं, जो क्रोनिक डायबिटीज़ वाले पेशेंट होते हैं, उनको इंसुलिन की ज़रूरत पड़ती है। इंसुलिन क्या करता है? इंसुलिन इंजेक्शन दिया, इंसुलिन क्या करेगा? इंसुलिन का काम क्या होता है? वो हमारी ब्लड में एक्सेस जो ग्लूकोज है वो लीवर में स्टोर कर देगा, बॉडी ऑर्गन्स में स्टोर कर देगा। ओके, इन द फॉर्म ऑफ द ग्लाइकोजन। एक्सेस ग्लूकोज को वो बॉडी ऑर्गन में और लीवर में स्टोर करता है इंसुलिन। ओके, अगर कभी कभी क्या हो जाता है, इंसुलिन का डोज हाई हो जाता है। इंसुलिन का डोज हाई होने की वजह से जो इंसुलिन है वो पूरा ग्लूकोज बॉडी में से ब्लड में से उठाएगा और लीवर में स्टोर कर देगा। उसकी वजह से ब्लड में क्या होगा? हाइपोग्लाइसेमिया होगा, ब्लड में ग्लूकोज की मात्रा कम हो जाएगी, ग्लूकोज का लेवल कम हो जाएगा, उसकी वजह से हाइपोग्लाइसेमिया हो जाएगा। ओके, तो पेशेंट को चक्कर आ सकते हैं, पेशेंट कोलैप्स हो सकता है। ओके, तो इसकी वजह से एज ए नर्सिंग ऑफिसर यू हैव टू इंस्ट्रक्ट द पेशेंट कि ऑलवेज कैरी द कॉन्सेंट्रेटेड फॉर्म ऑफ ग्लूकोज। ओके, इसका मतलब क्या होता है? जब पेशेंट को इंसुलिन थेरेपी चल रही होती है तब हम पेशेंट को कभी ज़्यादा भी डोज हो सकता है। ओके, ये हो सकता है, ज़्यादा डोज हो सकता है। इसकी वजह से हम पेशेंट के पॉकेट में उसे एडवाइस करेंगे कि पॉकेट में ऑलवेज कैंडी रखे, ग्लूकोज कैंडी रखे, चॉकलेट रखे, जिसकी वजह से अगर उसको कोलैप्स हो जाए, अगर उसको चक्कर आ जाए हाइपोग्लाइसीमिया की वजह से, तो
उसमें वो एनर्जी के लिए उसका यूज़ हो जाए। तो इसका आंसर जाएगा आंसर सी कि दैट इज ऑलवेज कैरी कॉन्सेंट्रेटेड फॉर्म ऑफ द ग्लूकोज। ओके, नेक्स्ट MCQ इज द डायबिटिक फूड इज द एग्जाम्पल ऑफ, diabetic food is example of option A dry gangrene, option B wet gangrene, option C gas gangrene and option D gangrenous inflammation। ओके, सो डायबिटिक फूड क्या होता है? डायबिटिक फूड जो है वो क्रोनिक कॉम्प्लिकेशन ऑफ डायबिटीज़ मेलाइटस होता है, डायबिटीज़ होता है। ओके, ये वेरी डेंजरस कंडीशन होती है। तो ये किसका एग्जांपल है? डायग्राइग्रीन इसका आंसर नहीं जाएगा, गैस गैंग्रीन भी नहीं जाएगा और गैंग्रीनस इन्फ्लामेशन भी नहीं जाएगा। जो इसका आंसर जो है वो है वेट गैंग्रीन, बिकॉज ये डायबिटिक फूड जो है ये वेट गैंग्रीन का एग्जाम्पल है। ओके, सो अब वेट गैंग्रीन, इससे और एक क्वेश्चन पड़ेगा बनता है वेट गैंग्रीन से कि मोस्ट कॉमन बैक्टीरिया रिस्पॉन्सिबल फॉर द वेट गैंग्रीन, इसका आंसर क्या होगा? तो जो मोस्ट कॉमन बैक्टीरिया है जिससे वेट गैंग्रीन होता है उसका नाम है क्लोस्ट्रीडियम पुरफिरिनजेंस। ओके, इट इज़ ऑल्सो कॉल्ड एज अ क्लोस्ट्रीडियम वेल्ची। ओके, ये जो बैक्टीरिया है ये मोस्ट कॉमनली अफेक्ट करता है वेट गैंग्रीन को। अंडरस्टैंड? सो द आंसर इज वेट गैंग्रीन, ऑप्शन बी। So next MCQ is which cataract seen in diabetes mellitus? Okay, cataract, अब cataract क्या होता है? cataract मतलब ऑफिसिफिकेशन ऑफ द लेंस, जो लेंस जो हमारी आइज़ की जो लेंस है वो बहुत ब्लर हो जाती है। तो डायबिटीज़ मेलाइटस में ये मोस्ट कॉमनली देखा जाता है कि कैटरैक्ट के पेशेंट बहुत होते हैं डायबिटीज़ मेलाइटस में। ओके, वो क्या होता है, जो एक्सेसिव ग्लूकोज है वो हमारी लेंस को डिस्ट्रैक्ट कर देता है, उसकी वजह से जो ब्लड विजन होता है। ओके, सो ऑप्शन ए इज कॉलीफ्लावर कैटरैक्ट, ऑप्शन ए इज कॉलीफ्लावर कैटरैक्ट जो नहीं जाएगा क्योंकि क्योंकि ये कॉलीफ्लावर कैटरैक्ट जो होता है वो एक्सेसिव यूज़ ऑफ स्टेरॉइड की वजह से होता है। मतलब जो पेशेंट एक्सेसिव स्टेरॉइड्स लेते हैं, डेली स्टेरॉइड्स लेते हैं, उसकी वजह से उनकी जो लेंस है वो डिस्ट्रैक्ट हो जाती है, उसकी वजह से कॉलीफ्लावर कैटरैक्ट होता है। सेकेंड बी ऑप्शन है सनफ्लावर कैटरैक्ट, ये भी ऑप्शन नहीं जाएगा क्योंकि सनफ्लावर कैटरैक्ट जो होता है वो विल्सन्स डिसीज़ में होता है। जो विल्सन्स डिसीज़ है कॉपर की वजह से ये सनफ्लावर कैटरैक्ट होता है। ओके, ऑप्शन सी इज़ क्रिसमस ट्री लाइक कैटरैक्ट, ये भी नहीं जाएगा क्योंकि क्रिसमस ट्री लाइक कैटरैक्ट जो है वो मस्कुलर डिस्ट्रॉफी में होता है। और लास्ट ऑप्शन इज ऑप्शन डी, दैट इज़ अ स्नोफ्लेक कैटरैक्ट। यस, दिस इज़ द ऑप्शन स्नोफ्लेक कैटरैक्ट। ये जो स्नोफ्लेक कैटरैक्ट है मतलब जब बादल जैसे होते हैं, बादल कैसे बिखरे बिखरे हुए होते हैं, उस टाइप का जो अपीयरेंस होता है वो हमारी लेंस में विजुअलाइज होता है इसकी डायबिटीज़ मेलाइटस की वजह से। सो द कैटरैक्ट सीन इन डायबिटीज़ मेलाइटस, इसका आंसर जाएगा स्नोफ्लेक कैटरैक्ट, ऑप्शन डी। नेक्स्ट क्वेश्चन इज confirm diagnosis of the diabetes mellitus. Option A is the HbA1c, option B is random glucose level, option C is oral glucose tolerance test and option D is fasting sugar। तो कंफर्म डायग्नोसिस ऑफ डायबिटीज़ मेलाइटस क्या होगा? HbA1c नहीं जाएगा क्योंकि HbA1c जो है वो हम कन्फर्मेटरी डायग्नोसिस नहीं कह सकते, इससे फॉल्स रिजल्ट भी प्रोड्यूस हो सकता है। ओके, जो HbA1c है इसकी वजह से हम प्रीवियस 90 डेज़ की शुगर डिटेक्ट कर सकते हैं। ओके, ये कन्फर्मेटरी डायग्नोसिस नहीं है। रैंडम ग्लूकोज लेवल ये भी नहीं मान सकते। ओरल ग्लूकोज टॉलरेंस टेस्ट ये ऑप्शन है, और फास्टिंग शुगर नहीं, फास्टिंग भी नहीं। जो इसो कंफर्म डायग्नोसिस ऑफ डायबिटीज़ मेलाइटस जो है वो है ओरल ग्लूकोज टॉलरेंस टेस्ट। ओके, अगर इसमें क्वेश्चन कभी कभी जो एग्जामिनर है वो क्वेश्चन घुमा देता है, फिरा देता है, घुमा फिरा के पूछता है, तो इसमें क्वेश्चन क्या क्या आ सकते हैं? एक क्वेश्चन आ सकता है कि कंफर्म डायग्नोसिस ऑफ द डायबिटीज़ मेलाइटस इज़ बाय, उसमें फास्टिंग शुगर आ जाएगा, पोस्ट प्रेंडियल शुगर आ जाएगा, रैंडम ग्लूकोज लेवल आ जाएगा, HbA1c आ जाएगा। वो ओरल ग्लूकोज टॉलरेंस टेस्ट ये ऑप्शन नहीं देगा। ओके, तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? अब ओरल ग्लूकोज टॉलरेंस टेस्ट में क्या आता है? इसमें फास्टिंग आता है और पोस्ट प्रेंडियल आता है। ओके, बट जो मोस्ट कन्फर्मेटरी होता है वो होता है पोस्ट प्रेंडियल ब्लड शुगर। ओके, फास्टिंग से भी जो इम्पोर्टेंट जो होता है वो पोस्ट प्रेंडियल होता है। जो डायबिटीज़ होता है वो मेनली डायग्नोस्ड होता है बाय द पोस्ट प्रेंडियल शुगर देन द फास्टिंग। फास्टिंग इतना इम्पोर्टेंट नहीं है रैदर देन द पोस्ट प्रेंडियल शुगर। ओके, सो
उसका आंसर जाएगा पोस्टप्रेंडियल. बट नाउ इन दिस क्वेश्चन द आंसर इज ओरल ग्लूकोज टॉलरेंस टेस्ट. ओके, so next question is, according to WHO guidelines, a diabetic patient HbA1c values are as follow. Okay, जो WHO अकॉर्डिंग टू WHO गाइडलाइंस है, उनमें अकॉर्डिंग टू WHO गाइडलाइंस द डायबिटिक पेशेंट जो होता है HbA1c की उसकी वैल्यू क्या होती है. ओके, ऑप्शन ए इज़ मोर देन 7%, ऑप्शन बी इज़ मोर देन 10%, ऑप्शन सी इज़ मोर देन 9% एंड ऑप्शन डी इज़ मोर देन 6.5%. ओके, सो इसमें जो ऑप्शन जाएगा वो मोर देन 6.5% जाएगा, क्योंकि WHO कहता है कि अगर पेशेंट की HbA1c वैल्यू मोर देन 6.5 है तो पेशेंट को डायबिटीज़ हो सकता है नहीं, क्योंकि HbA1c कन्फर्मेटरी नहीं है, HbA1c कन्फर्मेटरी नहीं है. ओके, सो इफ़ पेशेंट का HbA1c वैल्यू मोर देन 6.5% होगा तो उसको डायबिटीज़ हो सकता है. अगर एम्स में ये क्वेश्चन पूछा जाए, एम्स दिल्ली की जो वैल्यूज़ है वो थोड़ी डिफरेंट है. एम्स मानता है कि जो HbA1c वैल्यू मोर देन 9% हो तो पेशेंट को डायबिटीज़ हो सकता है. ओके, सो दिस अकॉर्डिंग टू WHO आंसर गोज़ टू मोर देन 6.5%. HbA1c जो होता है वो स्क्रीनिंग टेस्ट है, इसकी वजह से जो है हम जो प्रीवियस 90 डेज़ की शुगर जो है वो डिटेक्ट कर सकते हैं. ओके, सो नेक्स्ट क्वेश्चन, इंसुलिन इज स्टोर्ड एट द रेफ्रिजरेटर एट द टेम्परेचर ऑफ ऑप्शन ए 2 to 8 डिग्री सेल्सियस, ऑप्शन बी एट रूम टेम्परेचर, ऑप्शन सी एट 20 डिग्री सेल्सियस एंड ऑप्शन डी नन ऑफ दिस. इंसुलिन इज स्टोर्ड एट द रेफ्रिजरेटर एट द टेम्परेचर ऑफ, जो इंसुलिन जो होता है वो रेफ्रिजरेटर में, हमारे फ्रीजर में कितने टेम्परेचर पे हमें स्टोर करना पड़ता है. ओके, तो इसका ऑप्शन है ऑप्शन 2 to 8 डिग्री सेल्सियस. जो रेफ्रिजरेटर है उसमें हम इंसुलिन 2 to 8 डिग्री सेल्सियस में स्टोर करते हैं. ओके, एट रूम टेम्परेचर में ये नहीं, रेफ्रिजरेटर में रूम टेम्परेचर कहाँ मेंटेन हो सकता है, नहीं. एट द 20 डिग्री सेल्सियस -20, नो, none of this, no. The option is goes to the option A, that is 2 to 8 डिग्री सेल्सियस. ओके, अब इसमें भी क्वेश्चन कैसे बनते हैं, इसमें भी 2-4 टाइप के क्वेश्चन बनते हैं. कि एक क्वेश्चन बनता है आफ्टर ओपनिंग द वायल आफ्टर द ओपनिंग द इंसुलिन वायल इट डिस्कार्ड विद इन हाउ मेनी डेज. ओके, अगर हमने इंसुलिन लिया, उसका वायल ओपन किया तो वो हमें डिस्कार्ड करना पड़ता है विद इन 30 आफ्टर 30 डेज. ओके, विद इन 30 डेज, अप टू द 30 डेज हम उसे यूज़ कर सकते हैं ओपन इंसुलिन वायल को, बट आफ्टर 30 डेज वो अपने को डिस्कार्ड करना पड़ता है. ओके, ये भी क्वेश्चन आता है. और एक घुमा फिरा के क्वेश्चन पूछते हैं कि वी कैन कीप द इंसुलिन एट द रूम टेम्परेचर. ओके, जो इंसुलिन है वो रूम टेम्परेचर हम अप टू 28 डेज रख सकते हैं. ओके, मोर देन 28 डेज हम नहीं रख सकते. अगर मोर देन 28 रूम टेम्परेचर पर रहेगा तो वो हम डिस्कार्ड कर देंगे, बट एट द रूम टेम्परेचर वो हम यूज़ करेंगे अप टू दी 28 days. Okay, so next question is drug of choice in type 2 diabetes mellitus. Okay, drug of choice in type 2 diabetes mellitus, option A is a metformin, option B is glimepiride, option C is insulin and option C is glipizide. Okay, so drug of choice क्या होगा टाइप 2 डायबिटीज़ मेलाइटस में. इसमें जो ड्रग ऑफ चॉइस है वो ग्लिमिपिराइड तो नहीं है. ओके, इंसुलिन भी नहीं है, ग्लिपिजाइड भी नहीं है. इसका ऑप्शन जो है वो मेटफॉर्मिन है. मेटफॉर्मिन ये वेरी इंपॉर्टेंट ड्रग है. अगर हमारे घर में कोई पेशेंट होगा, डायबिटीज़ पेशेंट होगा, तो आप जब उसकी टैबलेट देखेंगे तो उसको मेटफॉर्मिन एंड ग्लिमिपिराइड का कॉम्बिनेशन ही चालू होगा. मेटफॉर्मिन ये ऐसी एंटी डायबिटिक ड्रग है जिसका रिज़ल्ट बहुत अच्छा है, मतलब बहुत बेटर रिज़ल्ट है इसका मेटफॉर्मिन का. ओके, मैक्सिमम मोस्ट कॉमनली मेटफॉर्मिन यूज़ करते हैं, मैक्सिमम पेशेंट में यूज़ करते हैं. ओके, सो जो ड्रग ऑफ चॉइस इन टाइप 2 डायबिटीज़ मेलाइटस जो होगा वो मेटफॉर्मिन रहेगा. ओके, अब देख लेते हैं, समटाइम्स मेटफॉर्मिन के साइड इफ़ेक्ट भी पूछते हैं.
द मोस्ट कॉमन साइड इफ़ेक्ट ऑफ द मेटफॉर्मिन अगर पूछा जाए तो वो होगा डायरिया, ऑप्शन जाएगा डायरिया को, क्योंकि मेटफॉर्मिन का मोस्ट कॉमन साइड इफ़ेक्ट जो है वो डायरिया है। बट अगर पूछा जाए कि मोस्ट सेवियर साइड इफ़ेक्ट ऑफ द मेटफॉर्मिन, मेटफॉर्मिन का बहुत मोस्ट सेवियर साइड इफ़ेक्ट पूछा जाए तो उसका जो होगा मेटफॉर्मिन इंड्यूस्ड लैक्टिक एसिडोसिस। ओके, ये ऐसा साइड इफ़ेक्ट है कि जिससे पेशेंट की डेथ भी हो सकती है। कि मोस्ट सीवियर साइड इफेक्ट कौन सा, मेटफॉर्मिन इंड्यूस द लैक्टिक एसिडोसिस। ओके, मेटाबॉलिक एसिडोसिस की वजह से पेशेंट की डेथ भी हो सकती है। सो दिस ऑप्शन ड्रग ऑफ चॉइस इन द टाइप 2 डायबिटीज mellitus इज द metformin. So next question is, client is suffering from diabetes mellitus, which of the following symptoms indicate the hyperglycemia? Okay, एक क्लाइंट है जिसको डायबिटीज़ मेलाइटस है, कौन सा सिम्टम शो करेगा कि उसको हाइपरग्लाइसेमिया हो रहा है? ऑप्शन ए इज़ डायफोरेसिस, डिजीनेस एंड हंगर। ऑप्शन बी इज़ ब्लड विजन एंड हेडेक। ऑप्शन सी इज़ पॉलीयूरिया, पॉलीडिप्सिया एंड पॉलीफेजिया एंड ऑप्शन डी इज़ ऑलिग्यूरिया। ओके, तो इसका जो ऑप्शन है वो जाएगा डायफोरेसिस। हाँ, पेशेंट को डायफोरेसिस हो सकता है, डिजीनेस भी हो सकता है या हंगर भी हो सकती है। ब्लड विजन ये लेट कॉम्प्लिकेशन है बहुत, ये नहीं हो सकता। पॉलीयूरिया, पॉलीडुप्सिया, पॉलीफेजिया, हाँ ये है। और नेक्स्ट इज द ओलिगोरिया, फ्लूइड रिटेंशन, नो। सो द ऑप्शन इज द पॉलीयूरिया, पॉलीडुप्सिया, पॉलीफेजिया, क्योंकि दिस इज कॉल्ड द 3 P's ऑफ द डायबिटीज मेलाइटस। ये 3 P's बहुत इंपॉर्टेंट है फ्रॉम द एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू। ओके, सो client suffering from diabetes mellitus, which of the following symptoms indicate the hyperglycemia? इसका जो आंसर है वो जाएगा पॉलीयूरिया, पॉलीडिप्सिया और पॉलीफेजिया। पॉलीयूरिया का मतलब होगा एक्सेसिव ग्लूकोज थ्रू द यूरिन। ओके, एक्सेसिव यूरिनेशन, इसका मतलब होता है पॉलीयूरिया। पॉलीडिप्सिया मतलब एक्सेसिव थ्रस्ट, पेशेंट को बहुत पानी पीने का मन होगा, उसको पॉलीडिप्सिया कहते हैं, एक्सेसिव थ्रस्ट। एंड नेक्स्ट पॉलीफेजिया मतलब एक्सेसिव हंगर, पेशेंट को बहुत भूख लगेगी, एक्सेसिव हंगर होगा। तो ये क्लासिकल सिम्टम्स ऑफ साइन एंड सिम्टम्स ऑफ डायबिटीज मेलाइटस है, दैट इज द पॉलीयूरिया, पॉलीडिप्सिया एंड द पॉलीफेजिया। सो लेट्स मूव ऑन द नेक्स्ट क्वेश्चन, द क्वेश्चन नंबर 15, नॉर्मल ब्लड फास्टिंग ग्लूकोज लेवल इज। इसका ऑप्शन ए जो है वो है 70 to 110 mg/dl। ऑप्शन बी है 126 mg/dl। ऑप्शन सी है 140 mg/dl। ऑप्शन डी है 200 mg/dl। ओके, इसका जो आंसर है नॉर्मल जो ब्लड फास्टिंग ग्लूकोज लेवल है वो होती है 70 to 110 mg/dl। ये जो है नॉर्मल फास्टिंग ब्लड ग्लूकोज लेवल होती है। इसके बदले अगर पूछा जाए नॉर्मल पोस्ट प्रैंडियल ब्लड शुगर लेवल वो कितनी होगी? नॉर्मल जो पोस्ट प्रैंडियल ब्लड शुगर लेवल है वो होती है बिलो 180 mg/dl। ओके, बिलो 180 mg/dl। कंफर्म डायग्नोसिस, नेक्स्ट क्वेश्चन ये आ सकता है कि कंफर्म डायग्नोसिस बाय द फास्टिंग। अगर फास्टिंग ग्लूकोज लेवल से हमें कंफर्म डायग्नोसिस पता करना हो तो कितने के अबव जो है वो डीएम हो सकता है। जो फास्टिंग ग्लूकोज, ये देखो नॉर्मल जो फास्टिंग ग्लूकोज लेवल है वो है 70 to 110। ओके, अगर फास्टिंग ग्लूकोज लेवल मोर देन 140 mg/dl जाए तो पेशेंट को डायबिटीज़ है। ओके, नॉर्मल पोस्ट प्रैंडियल ब्लड शुगर, ये नेक्स्ट पॉइंट है। नॉर्मल पोस्ट प्रैंडियल ब्लड शुगर जो होती है वो लेस देन 180 mg/dl। अगर पोस्ट प्रैंडियल ब्लड शुगर मोर देन 200 mg/dl जाए तो पेशेंट को डायबिटीज़ है। ओके, और जो 126 mg/dl है वो हाइपरग्लाइसेमिक टॉलरेंस है, मतलब पेशेंट की जो ब्लड शुगर है वो नियंत्रण में है। इसका जो 126 जो है mg/dl इसे कहते हैं हाइपरग्लाइसेमिक टॉलरेंस, मतलब पेशेंट की जो ब्लड शुगर है वो नियंत्रण में है। ओके, सो द ऑप्शन नॉर्मल फर्स्ट ऑप्शन ए इज द most appropriate answer, that is a 70 to 110 mg/dl. The next question is, you have ordered to prepare a mixture of the regular insulin and the NPH insulin. After injecting the required amount of air into a vial,
you begins to withdraw the insulin into syringe. Okay, the principles are, मतलब क्वेश्चन में बोला है कि अगर आप प्रिपेयर कर रहे हो इंसुलिन, रेगुलर इंसुलिन और एनपीएच इंसुलिन आपको पेशेंट को देना है। ओके, एक रिक्वायर अमाउंट जो फिजिशियन ने बताई है वो रिक्वायर अमाउंट आपको रेगुलर इंसुलिन और एनपीएच इंसुलिन साथ देना है और वो एक ही सिरिंज में लेना है। तो आप क्या करोगे? ओके, तो इसका प्रिंसिपल क्या है? ऑप्शन ए इज रेगुलर इंसुलिन इज फील्ड फर्स्ट, ऑप्शन बी इज एनपीएच इज फील्ड फर्स्ट, ऑप्शन सी इज सीक्वेंस ऑफ फीलिंग इज नॉट इम्पोर्टेंट, ऑप्शन डी इज यू मस्ट नेवर मिक्स एनपीएच विथ रेगुलर इंसुलिन। अब ऑप्शन ए क्या कह रहा है कि रेगुलर इंसुलिन को फर्स्ट फील करो। यस, रेगुलर इंसुलिन को फर्स्ट फील ही करना पड़ेगा। एनपीएच, सेकेंड ऑप्शन इज एनपीएच इज फील फर्स्ट, नो, एनपीएच फर्स्ट फील करके नहीं चलेगा। ऑप्शन सी इज सीक्वेंस ऑफ फीलिंग इज नॉट इम्पोर्टेंट, नो, ये नहीं हो सकता क्योंकि सीक्वेंस इम्पोर्टेंट है। ऑप्शन डी इज यू मस्ट नेवर मिक्स एनपीएच विथ रेगुलर इंसुलिन, नो, जो रेगुलर इंसुलिन है वो हम किसी भी इंसुलिन के साथ मिक्स कर सकते हैं। ऐसा नहीं है कि इसके साथ नहीं करना, उसके साथ नहीं करना। जो रेगुलर इंसुलिन जो होता है वो हम किसी भी अदर टाइप ऑफ इंसुलिन के साथ मिक्स कर सकते हैं। ये पहले बात ध्यान में रखो। तो ये भी ऑप्शन नहीं जाएगा। तो इसका जो ऑप्शन है वो जाएगा रेगुलर इंसुलिन इज़ फील फर्स्ट। हमें क्या करना पड़ता है? सिरिंज लेना पड़ता है, उसमें फर्स्ट रेगुलर इंसुलिन फील करना पड़ता है, उसके बाद एनपीएच इंसुलिन फील करना पड़ता है। इसको जो न्यूमोनिक्स है वो RN है, रजिस्टर्ड नर्स, मतलब रेगुलर फर्स्ट एंड एनपीएच सेकंड। ये ध्यान में रखो, RN रेगुलर फर्स्ट फील करेंगे और एनपीएच जो है वो सेकंड फील करेंगे। अंडरस्टैंड? सो द ऑप्शन goes to option A, that is the regular insulin is filled first. So next MCQ is MCQ number 17. The nurse would conclude that the patient was experiencing hypoglycemia if assessment finding includes. Okay, the nurse would conclude that the patient was experiencing a hypoglycemia if assessment finding includes. पेशेंट हाइपोग्लाइसीमिया एक्सपीरियंस कर रहा है, ये आप कैसे असेस करोगे? उसकी फाइंडिंग्स क्या होगी अगर पेशेंट को हाइपोग्लाइसीमिया है? ऑप्शन ए डायफोरेसिस एंड रेस्टलेसनेस, ऑप्शन बी रैपिड 3AD पल्स, ऑप्शन सी ब्रेडिकार्डिया एंड द वोमिटिंग, ऑप्शन सी रैपिड बाउंडिंग पल्स। इसका जो ऑप्शन है वो जाएगा ऑप्शन ए, दैट इज डायफोरेसिस एंड रेस्टलेसनेस। अगर हम हाइपोग्लाइसीमिया देखेंगे तो जो हाइपोग्लाइसीमिया है उसका मोस्ट जो अर्ली जो सिम्टम्स होता है, जो हाइपोग्लाइसीमिया का अर्ली साइन एंड सिम्टम जो होता है वो होता है डायफोरेसिस एंड द रेस्टलेसनेस। ओके, ये जो है डायफोरेसिस एंड रेस्टलेसनेस, ये पेशेंट का अर्ली सिम्टम्स होता है हाइपोग्लाइसीमिया के पेशेंट का। ओके, सो हम पहले जो अगर पेशेंट को हाइपोग्लाइसीमिया है तो हम पहले असेस करेंगे कि डायफोरेसिस और रेस्टलेसनेस को असेस करेंगे। रैपिड 3AD पल्स वगैरह ये लेटर स्टेज का है हाइपोग्लाइसीमिया में, तो इसका ऑप्शन जाएगा डायफोरेसिस एंड द रेस्टलेसनेस। ओके, सो नेक्स्ट क्वेश्चन, द मोस्ट कॉमन कॉम्प्लिकेशन ऑफ द पेशेंट विथ इंसुलिन थेरेपी। ओके, जो मोस्ट कॉमन कॉम्प्लिकेशन क्या रहेगा अगर पेशेंट इंसुलिन थेरेपी पे होगा? तो हाइपरग्लाइसीमिया, ऑप्शन बी हाइपरनाइट्रेमिया, ऑप्शन सी हाइपरकैलेमिया, ऑप्शन डी हाइपोग्लाइसीमिया। जो इसका जो आंसर है वो हाइपरग्लाइसीमिया नहीं जाएगा। ओके, हाइपरग्लाइसीमिया तो जा ही नहीं सकता। इंसुलिन थेरेपी में इंसुलिन क्या करेगा? पेशेंट के ब्लड ग्लूकोज लेवल को कम करेगा। ओके, तो हाइपरग्लाइसीमिया नॉट पॉसिबल। हाइपरनाइट्रेमिया it is also not possible because there is no relation of the insulin with the sodium. Hyperkalemia, no, जब इंसुलिन ग्लूकोज को शिफ्ट करता है उसके साथ पोटेशियम को भी कर सकता है। हाइपोकैलेमिया होगा तो हम मान सकते हैं, पर हाइपरकैलेमिया नो, दिस इज नॉट अ ऑप्शन। देन डी ऑप्शन इज द हाइपोग्लाइसीमिया, हाँ ये ऑप्शन हो सकता है। अगर पेशेंट को जो इंसुलिन थेरेपी जो है उसका जो मोस्ट कॉमन जो कॉम्प्लिकेशन होता है वो हाइपोग्लाइसीमिया होता है, क्योंकि जब इंसुलिन डोज अगर एक्स्ट्रा हो गया, हेवी डोज हो गया, तो उसकी वजह से वो पूरा ग्लूकोज ब्लड का पूरा ग्लूकोज वो लीवर में शिफ्ट कर देगा। उसकी वजह से पेशेंट को हाइपोग्लाइसीमिया एक्सपीरियंस हो सकता है। हाइपोग्लाइसीमिया एक्सपीरियंस हुआ तो क्या होगा? जो अर्ली सिम्टम जो होता है वो डायफोरेसिस एंड
डायफोरेसिस एंड रेस्टलेसनेस देखा जा सकता है, ओके, कि बिकॉज ये अर्ली सिम्टम्स होता है हाइपोग्लाइसीमिया का। डायफोरेसिस मतलब एक्सेसिव स्वेटिंग, ओके। सो द ऑप्शन इज ऑप्शन डी, hypoglycemia. Next question is the hypoglycemia is defined as when the blood glucose level is हाइपोग्लाइसीमिया कब कहेंगे कि जब ब्लड ग्लूकोज लेवल कितना होगा तब हम उसे हाइपोग्लाइसीमिया कहेंगे, ओके। ऑप्शन ए लेस देन 60, ऑप्शन बी लेस देन 80, ऑप्शन सी लेस देन 70, ऑप्शन डी लेस देन 50। तो इसका जो ऑप्शन है तो वो ऑप्शन ए को जाएगा। जब पेशेंट का जो ब्लड ग्लूकोज लेवल है वो बिलो 60 mg/dl जाता है तब हम उसे हाइपोग्लाइसीमिया प्रेडिक्ट करते हैं, ओके। अगर 60 mg/dl से बिलो उसका जो ब्लड ग्लूकोज लेवल है वो जाएगा तो वो हम उसे हाइपोग्लाइसेमिया कहेंगे, ओके। तो हम जान लेते हैं इस क्वेश्चन के साथ जो डिग्रीज होती है हाइपोग्लाइसेमिया की वो क्या होती है। इसमें माइल्ड, मॉडरेट एंड सेवियर होता है। जो माइल्ड हाइपोग्लाइसेमिया है उनमें जो ब्लड ग्लूकोज लेवल है वो 40 to 60 mg/dl होती है, जिसकी मैनेजमेंट हम कैसे करते हैं। अगर 40 to 60 लेवल हो तो ब्लड ग्लूकोज लेवल हो तो हम पेशेंट को जूस देते हैं, कैंडीज देते हैं, ओके, जिसकी वजह से उनका शुगर इंक्रीज हो जाए। देन सेकेंड इज़ अ मॉडरेट हाइपोग्लाइसेमिया। मॉडरेट हाइपोग्लाइसेमिया में जो ब्लड ग्लूकोज लेवल है वो 20 to 40 mg/dl होती है, ओके, 20 to 40 mg/dl। इसकी मैनेजमेंट हम क्या करेंगे, हम पेशेंट को D5W देंगे, डेक्सट्रोज 5% IV से, okay. Then next is the severe hypoglycemia, in that the blood glucose level is below 20 mg/dl, बहुत ही कम ब्लड ग्लूकोज हो जाता है, जिसकी मैनेजमेंट हम करते हैं D50 डेक्सट्रोज 50% से, और जो इसका एंड द इंजेक्शन ग्लूकेगॉन। इसका जो ड्रग ऑफ चॉइस है वो होता है इंजेक्शन ग्लूकेगॉन। किसका, सीवियर जो हाइपोग्लाइसेमिया है उसका ड्रग ऑफ चॉइस इंजेक्शन ग्लूकेगॉन होता है। तो इसका जो आंसर है वो जाएगा ऑप्शन ए, लेस देन 60 mg/dl. Then let's move to the last question of this session. The question is the identify the image. ये इमेज दी गई है तो पूछा है कि क्या ये इमेज कौन सी है। फर्स्ट ऑप्शन ए इज़ द एब्डोमिनल मास, ऑप्शन बी इज़ द इंटेस्टिनल ऑब्स्ट्रक्शन, ऑप्शन सी इज़ द लिपोडिस्ट्रॉफी एंड ऑप्शन डी इज़ द एक्स्ट्रॉफी ऑफ ब्लैडर। एब्डोमिनल मास तो ये नहीं है, इंटेस्टिनल ऑब्स्ट्रक्शन भी नहीं है, एक्स्ट्रॉफी ऑफ ब्लैडर तो भी ये नहीं है। तो ये जो कंडीशन है इसे लिपोडिस्ट्रॉफी कहते हैं, जो किसकी वजह से होती है। अगर एक ही साइड पे प्रोलॉन्ग पीरियड ऑफ टाइम हमने इंसुलिन इंजेक्शन दिया तो क्या हो जाता है, वहाँ का जो मास है, जो एब्डोमिनल का जो इंसुलिन, जहाँ हम इंसुलिन देते हैं वहाँ प्रोटीन, कार्बोहाइड्रेट, फैट मेटाबॉलिज्म ज़्यादा होता है, उसकी वजह से वहाँ का प्रोटीन और जो मसल्स है वो डिजनरेट हो जाते हैं। वो डिजनरेट हो जाने की वजह से वहाँ एक गड्ढा पड़ जाता है, तो उसे हम लिपोडिस्ट्रॉफी कहते हैं। ये प्रिवेंट करने के लिए जो हम जो इंजेक्शन है इंसुलिन का वो रोटेटरी मैनर में देंगे, साइड चेंज करेंगे, ओके। जो इंसुलिन इंजेक्शन है वो सबक्यूटेनियसली दिया जाता है, आईएम भी दिया जाता है, पर सबक्यूटेनियसली उसका एब्जॉर्प्शन जो होता है वो बेटर हो जाता है, ओके। एंड जो बेस्ट साइड जो है वो एब्डोमिनल है, यहाँ बहुत अच्छी तरह से इंसुलिन एब्जॉर्ब हो जाता है, ओके। सो दिस इज़ द image of the abdomen, this is the image of the lipodystrophy, okay, which is the complication of the insulin therapy, okay. So we are completed with our 20 important MCQ. If you like that session, please like and subscribe the channel. Thank you. And if you have any doubt you can put it on the comment section, okay. Thank you.